तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, जो कि 5 नंबर के आते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अपशिष्ट निपटान की विभिन्न विधियाँ लिखिए। यानी जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकालते हैं, उसके निपटान की जितनी विधियाँ हैं वो हमें लिखनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे कि आप जानते भी होंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि अलग अलग तरीक़ों से कूड़ों का निपटान होता है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कि अपशिष्ट, बस विधियों के नाम लिखने। इसने क्या बोला है कि अपशिष्ट निपटान की विधियों के नाम लिखिए, है ना, नाम लिखने हैं, विधियाँ लिखिए, बस विधियाँ बोलना है। तो अपशिष्ट निपटान की विधियाँ, ठीक है। तो अपशिष्ट निपटान की विधियाँ कौन कौन सी हैं भाई? तो यहाँ पर जो पहली विधि है जिसका हम सबसे ज़्यादा मतलब यूज होता है वो है सीवेज उपचार। सीवेज उपचार जानते हैं ना, जो भी मलमूत्र होता है उसका उपचार करना और उसके बाद उसे जो है कि आगे आगे डालना, छोड़ना। तो सीवेज उपचार तंत्र, ठीक है। इसमें आप जानते होंगे कि जो नाले का पानी होता है उसको साफ़ कर दिया जाता है इस लायक कि वो यूज हो सके, रीयूज हो सके, ठीक है ना, या फिर ऐसा बना दिया जाता है कि ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए पारितंत्र को, और फिर उसे छोड़ा जाता है नहरों में, और ये नहर कह रहा हूँ नदियों में। उसके बाद हम बात करेंगे भराव क्षेत्र की। आप सभी जानते हैं कि जो कूड़ा निकलता है, ठीक है ना, शहरों से, हमारे घरों से, फिर बस्तियों से, मोहल्लों से, तो वो कूड़ा जाकर कहीं ना कहीं डाला जाता है। तो ऐसे शहरों में या फिर घरों के आसपास ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ बहुत गड्ढा हो, तो उस गड्ढे को भर दिया जाता है कूड़े से, तो उसे हम भराव क्षेत्र कहते हैं, जो जगह भर दी जाती है। और जो तीसरी है वो है पुनः उपयोग, चाहे चक्रण लिख सकते हो, पुनः चक्रण, कि हम जो है कि दोबारा से उसे रिसाइकिल कर देते हैं। पुनः चक्रण में जैसे, ठीक, क्या आ जाएगा आपका, पुनः चक्रण में आप ये डाल सकते हो कि वस्तुओं का दोबारा से, वस्तुओं को दोबारा से निर्मित करना, ठीक है ना, दोबारा से निर्मित करना। अब दोबारा से निर्मित क्या 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 हो सकता है बताइए। अब जैसे आप जानते हो कि कांच और ग्लास के, ठीक है ना, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा कांच से बनने वाली वस्तुएं और प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं और धातुओं से भी, पता है ना, धातुओं से भी हो जाएगा वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन कांच और प्लास्टिक ज़्यादातर वस्तुएं हो जाती हैं। भराव क्षेत्र का भी मैं लिख ही देता हूँ कि शहरों में निचले स्थानों में, मतलब जो स्थान नीचे है, काफ़ी गड्ढों में, निचले स्थानों जैसे बड़े गड्ढों को भरना, ठीक है, बड़े गड्ढों को भरना, ओके। और सीवेज उपचार तंत्र में नालों के पानी का उपचार करना, ठीक है ना, उपचार मतलब उसको ट्रीट करना, उसके बाद उसको जो है कि आगे डालना, छोड़ना, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है आपका पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब होता है रीयूज, ठीक है, यानी कि जो वस्तुएं हैं आपके पास, अगर आप उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। पुनः उपयोग जैसे कागज़ हो गए, ठीक है, पेपर हो गया, इसका दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है ना, पढ़ने के बाद इसका और भी कई इस्तेमाल में ला सकते हो, उसे एक वस्तु भी बना सकते हो कई प्रकार की, ओके। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की पन्नियों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, यानी कि प्लास्टिक की थैली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये पुनः उपयोग में आ जाएगा। फिर कई तरह की होती है चीज़ें, लेकिन इसमें जो है ना पुनः चक्रण, यानी 3R जो है, रिसाइकल, रीयूज एंड उसमें एक और होता है रिसाइकल हो गया, रिड्यूस भी होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लेकिन यहाँ यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें तो वो बताना ना कि कचरे का कैसे वो करना है निपटान। तो कचरा ये पुनः चक्रण कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, और बायोमास वाला जो प्लांट है वो निकाल सकते हैं। कचरे का इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं? तो जैव मात्रा संयंत्र में कर सकते हैं, बायोमास, है ना, जैव मात्रा संयंत्र में, वो जो बताया था ना गोबर गैस प्लांट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस संयंत्र में क्या होता है, आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं, इस संयंत्र में जंतु और पौधों के अपशिष्ट से क्या बनाया जाता है? जंतु और पौधों के अपशिष्ट से, जंतु और पौधों के
अपशिष्ट से, ठीक है, इस संयंत्र में जंतु और पौधों के अपशिष्ट से क्या बनाते हैं? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा। ओके, तो ये जो है कि 5 नंबर का था, तो 5 मिनट बना दिए, बहुत है इतना, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये पेन थोड़ा पतला चल रहा है ना, तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आइए, तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि आहार श्रृंखला क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है और पूछा गया कि आहार श्रृंखला क्या है, तो यहाँ पे लिखिए आहार श्रृंखला, ठीक है। अब आहार श्रृंखला क्या है तो वो देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे कि जीव जंतुओं और पौधों की ऐसी श्रृंखला जीव जंतुओं और पौधों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव जंतु और पौधों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को, जीव जंतु की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या भोजन के रूप में खाता है ना, भोजन के रूप में खाता है। जीव जंतु और पौधों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला। ठीक है। अब इसमें जैसे पूछा क्या गया वो हमें बताना है। अब इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक उदाहरण भी हम देते हैं ताकि आपको ना समझ में आ जाए, पूरी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, किसी चीज़ को लेकर। तो उदाहरण के रूप में जैसे सबसे पहले अगर हम ले लें घास, तो घास को कौन खा जाएगा भाई? घास को खा जाएगा खरगोश। ठीक है, खरगोश तो घास खाता ही है। अब खरगोश को कौन खा सकता है सोचिए? सांप भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकती है ना। तो जो भी आपको लगे कि जैसे खरगोश घास को खा गया खरगोश, खरगोश को खा गया चील, मान लो चील, ठीक है। और चील अगर बाई चांस मिल गई तो शेर खा जाएगा चील को, अगर मान लो वजन कुछ उठा रही है खा रही है, ठीक है, बाई चांस की बात है। तो यहाँ पर ये एक तरह से ना क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गई कि एक जीव दूसरे को खा रहा है। क्लियर है। अब ऐसे ही इसमें पूछा गया था कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया। ठीक है। अब ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया में क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले सारे पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। किससे? सूर्य से। तो सूर्य की ऊर्जा का 1%, कितने प्रतिशत? ओनली 1%। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का 1% ऊर्जा, 1% एनर्जी, ठीक है, पौधे कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है? पौधे। पौधों के पास सूर्य का 1% ऊर्जा होती है, ठीक है, और पौधों से 10% ऊर्जा मिल जाती है शाकाहारी जीवों को, या फिर यूँ बोलें प्रथम, यानी कि प्रथम यानी पहले स्तर पे, प्रथम पोषी स्तर को। प्रथम पोषी स्तर समझ रहे हैं, यानी जो घास खाते हैं, जो पौधों खाते हैं उनको, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर को। ठीक है, पहले सूर्य का सारा पौधे जो है कि सूर्य की 1% ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं और पौधे की ऊर्जा का 10% प्रथम पोषी स्तर को मिलता है। ठीक है,
जितना भी है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 10% नियम के हिसाब से कितने परसेंट, द्वितीय पोषी स्तर, ठीक है। द्वितीय पोषी स्तर को जो है 10% ऊर्जा मिलेगी, और फिर द्वितीय से तृतीय को भी 10% ऊर्जा मिलेगी। तृतीय या टर्सरी पोषी स्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा लिखूंगा भी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग, अब सूर्य की ऊर्जा का क्या 1% भाग, क्या एक भाग, मतलब कि पौधों पर पड़ने वाले कुल प्रकाश ऊर्जा का 1%। अब समझ में आ गई बात, यानी पौधे पर जितना प्रकाश पड़ेगा ना उसका 1% पौधे ग्रहण करते हैं। ओके, यानी सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग पौधों पर पड़ने वाले कुल प्रकाश ऊर्जा का 1%, ठीक है ना, पौधे ग्रहण करते हैं। और इन पौधों से, अब पौधों से किसको मिलेगा भाई, पौधों से मिल गया, पौधों की ऊर्जा वो मिल जाएगी प्रथम पोषी स्तर को। किसको मिल गई, प्रथम पोषी स्तर को। अब जितनी ऊर्जा इसको मिली है उसका 10% भाग द्वितीय पोषी स्तर को मिलेगी। किसको, द्वितीय पोषी स्तर, ठीक है। और इसका 10% भाग, ठीक है, तृतीय पोषी स्तर को। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं 10% नियम के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार, कि पहला तो ये हो गया कि सूर्य का ऊर्जा ये वाला, दूसरा है कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब तीसरा हम यहाँ पर यही बताएंगे कि 1% नियम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे 10% ऊर्जा नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 10% ऊर्जा का नियम, कि जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वो 10% के हिसाब से हो रही है। और एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह पोषी स्तर में एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं भूल गया था, इसे लिखने चाहिए था मुझे पहले ही। इसको याद रखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये दोनों ने समझाया है, तीसरा पॉइंट ऐसे कर देना, ठीक है। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसे पहले सही कर लेता हूँ मैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि हानिकारक रसायन किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। व्याख्या करना है कि हानिकारक रसायन किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब आपने एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो शुरू में आपको एक वर्ड मिला होगा, जैव आवर्धन, ठीक है। तो हमें तो व्याख्या करनी है, तो कोई बात नहीं, पहले बताते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डालिए और लिखिए। यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना है कि थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। तो जैव आवर्धन, ठीक है, जैव आवर्धन के जरिए, ठीक है,
जैव आवर्धन के जरिए मानव शरीर में रसायन प्रवेश कर जाते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि जैव आवर्धन है क्या, है ना। जैव आवर्धन है क्या? ये समझ लेते हैं कि जैव आवर्धन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो हानिकारक रसायन होते हैं, अब होता क्या है कि खेतों में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हिंदी में बोले तो पीड़कनाशी और कीटनाशी, है ना, खरपतवारनाशी। तो पहले तो ये समझना होगा कि जो हानिकारक रसायन हैं, कौन कौन से हानिकारक रसायन हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। तो हानिकारक रसायन कौन कौन से हैं? तो वह है पीड़कनाशी, या फिर यूँ कहें सबसे पहले खरपतवारनाशी। अब खरपतवारनाशी क्या है? तो आप जानते हैं खेतों में से जो अवांछित, यानी कि जो पौधे में नहीं चाहिए, वो खरपतवार हो गए, है ना, घास हो गए, उसे निकालना होता है। तो खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, पीड़क मतलब कि जैसे आप देखते हो कि अनाजों को जब हम रखते हैं ना सुरक्षित, तो उसमें हम दवा डाल के रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें, ठीक है। तो पीड़कनाशी हो गया। तीसरा जो हो गया आपका कीटनाशी, कि पौधों को जब पौधे खेत में खड़े रहते हैं, यानी कि जब फसल खड़ी रहती है खेत में, तो उन्हें कीड़े से बचाने के लिए, कीट पतंगों से, हम क्या करते हैं, कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? कीटनाशी। ओके, तो इस प्रकार से जो हानिकारक रसायन हैं, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी, कीटनाशी, सब बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं, ठीक है, जिससे उन पौधों को मार दिया जाता है जान से। तो आप सोचिए, जब वो जान से मर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। तो वही जैव आवर्धन होता है। जैव आवर्धन क्या होता है कि आहार श्रृंखला में ठीक है, कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा, जो हानिकारक रसायन है, जैसे ये तीनों जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से, ठीक है ना, दूसरे में जाना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना जैव आवर्धन कहलाता है। ओके, समझ में आ गई बात कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना ही कहलाता है क्या? जैव आवर्धन। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताया था। देखिए, अब हमने कहाँ पे छिड़काव किया भाई, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमने छिड़काव किया खेत में, ठीक है। खेत में थी क्या? फसल, ठीक है। अब या तो फसल तो हम डायरेक्ट खा रहे हैं, है ना, तो वैसे तो हमारे शरीर में आ ही रहा है। उसके अलावा और कैसे आ रहा है ये देखिए। खेत में फसल थी, फसल को खा गए कौन? मान लीजिए बकरी खा गई, बकरी क्या? बकरी खा गई, ओके। और बकरी को मानव खा गया। कौन खा गया? मानव, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि जो खेत थे ना, खेत में हमने छिड़काव किया था, तो खेत के छिड़काव से रसायन एंटर कर गया फसल में, और फसल से एंटर कर गया बकरी के शरीर में, और बकरी के शरीर से मानव के शरीर में। तो इसीलिए जो मानव है, ठीक है, ये आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। शीर्ष मतलब टॉप पर, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर ना स्टोर हो जाती है। ये आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है और इसीलिए आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है और इसीलिए इसमें रसायन इकट्ठे होते रहते हैं अधिक, सबसे अधिक। इसीलिए इसमें सबसे अधिक रसायन इकट्ठे होते हैं। इसलिए हमारे शरीर में भाई सबसे ज़्यादा रसायन इकट्ठे होते हैं और यही खतरनाक बात है। इसीलिए देखते हो ना, कोई बीमारी नहीं है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गया बंदा, मुंह से खून निकलने लग गया, मर गया। क्यों? क्योंकि केमिकल्स स्टोर होते 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 अब कोई चीज़ शरीर में आएगी बिना क्या कहते हैं, बिना किसी कारण के, तो वो तो जगह लेगी ना, जगह लेगी और दूसरों को। अब मान लीजिए एक बस में 10 लोगों की जगह है और उसमें 20 लोग आ रहे हैं और सभ्य लोग बैठे हैं, लेकिन असभ्य लोग उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो किसको डिस्टर्ब करेंगे? सभ्य लोगों को। और सभ्य लोग या तो भाग जाएंगे या फिर मारे जाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाए जाएंगे। तो ऐसे हमारे शरीर को इस रसायनों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपनी सुझाव और देखिए कमेंट करके ना अपनी बात ज़रूर बताया करो। हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है? तो कमेंट करके अपनी बात रखो कि वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी लग रही है, ताकि हमारा पावर बूस्टर ना ऑन रहे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।